हेलो एवरीवन, मैं हूं गायत्री मनवानी और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज के लेक्चर में हम लोग वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं सेट्स का। एंड आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपके सारे डाउट्स सेट्स के क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम देख लेंगे कि हमें सीखना क्या क्या है सेट्स में। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड आर सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस। देन हम लोग देखेंगे एम्प्टी सेट, finite and infinite sets, equal sets, subsets, then intervals में 4 types होते हैं, वो देखेंगे सारे। then we have universal set, Venn diagram, operation on sets, 3 ऑपरेशन है सेट्स के, वो देखेंगे। and then लास्ट में हम देखेंगे complement of set। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके तो सबसे पहले शुरू करेंगे सेट के डेफिनेशन से। तो अभी सेट होता क्या है, देखो, इट इज अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब बच्चों यहाँ पे जो वेल डिफाइंड चीज है ना, जो यहाँ पे वेल डिफाइंड लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है समझना कि वेल डिफाइंड होता क्या है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो ठीक है, हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, उनको कलेक्ट कर रहे हैं, बट कैसे ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं, क्या खासियत है उनकी। तो देखो, वेल डिफाइंड का मतलब ऐसा होता है कि जो चीज सबके लिए सेम हो। ठीक है, इट शुड बी सेम फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई चीज मेरे लिए अलग है, मतलब एक ही चीज है, मेरे लिए वो चीज अलग है, किसी दूसरे पर्सन के लिए अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। सो लेट्स लुक एट द एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड कि ये बोलना क्या चाहता है। सो फर्स्ट एग्जांपल इज द वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो अब अगर मैं किसी से भी पूछूंगी कि वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट क्या है, तो कोई भी पर्सन होगा मुझे यही जवाब देगा ना, A E I O U। किसी का अलग जवाब तो नहीं होगा इससे। सो वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट आर सेम फॉर एवरीवन। सो इसीलिए वो वेल डिफाइंड चीज है। ठीक है, या जैसे डेज ऑफ वीक है, तो इफ आई एम आस्किंग समवन कि डेज ऑफ वीक क्या होते हैं, तो एवरीवन विल रिप्लाई मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, यही जवाब होगा। अभी ऐसा तो होगा नहीं कि ए पर्सन का डेज ऑफ वीक के लिए कुछ अलग जवाब होगा या बी पर्सन का डेज ऑफ वीक के लिए कुछ अलग जवाब होगा। ओके, सो दिस थिंग इज सेम फॉर एवरीवन। तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं वेल डिफाइंड। If I'm asking you months of year, तो months of year are same for everyone, January to December। ओके, अच्छा अब नॉन एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं कि नॉन एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। जैसे इफ आई एम टेलिंग यू कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट पीपल ऑफ इंडिया। अब ये जो इंटेलिजेंस जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये सबके लिए तो सेम नहीं होगी ना। मान लो कोई पर्सन अगर मुझे इंटेलिजेंट लग रहा है, वो आपको इंटेलिजेंट ना लग रहा हो। ठीक है, तो दिस थिंग इज लाइक इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आप इंटेलिजेंस किसी के लिए नहीं बोल सकते हो, मेरे लिए अगर कोई पर्सन इंटेलिजेंट है तो आपके लिए भी होगा। या दूसरा देखो, कलेक्शन ऑफ टॉप 5 ब्यूटीफुल प्लेसेस इन द वर्ल्ड। तो टॉप 5 ब्यूटीफुल प्लेसेस इन द वर्ल्ड, वो भी चॉइस पे डिपेंड करता है ना, पर्सन टू पर्सन। किसी को माउंटेन्स अच्छे लगते होंगे, किसी को बीचेस अच्छी लगती होंगी, किसी को कुछ और अच्छा लगता होगा। सो ये कोई डेफिनेट चीज नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। तो इसीलिए ये जो प्रॉपर्टी है ब्यूटीफुल या इंटेलिजेंस, ये इसको हम लोग सेट में नहीं इंक्लूड करते हैं। ठीक है, सेट में ऐसे ऑब्जेक्ट्स लेते हैं जो मेरे लिए भी सेम है, आपके लिए भी सेम है, किसी तीसरे पर्सन से पूछेंगे उसके लिए भी वो चीजें सेम है। जैसे अभी 11th के क्लास का सेट ले लूं मैं, तो अब कोई बच्चा 11th में है तो वो मेरे लिए भी 11th में है, कोई दूसरा टीचर उसको देखेगा वो उसके लिए भी वो 11th में है। यस और नो? तो वो 11th के क्लास का पूरा एक क्या बनता है, सेट बनता है, और वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम लोग सेट बोलते हैं। आई होप आई एम क्लियर टिल दिस। अच्छा, अब सेट को लिखते कैसे हैं ये सीखना है हमें। देखो, कोई भी सेट होगा ना, जैसे मैंने ये वॉवल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो A E I O U है, इसको हम लोग रखते हैं कैसे, कर्ली ब्रैकेट्स में। दे आर सेपरेटेड बाय कॉमर्स। ठीक है,
एंड इसको सेट्स को यूजुअली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर्स से, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। तो ऐसे आप सेट को कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट करोगे और उसको एनक्लोज करोगे कर्ली ब्रैकेट्स में, एंड यू राइट इट लाइक यू सेपरेटेड बाय कॉमर्स। ठीक है, अब जैसे ये है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इसको भी हम लोग ऐसा कर्ली ब्रैकेट्स में रखेंगे। मान लो इसको मैंने नाम दे दिया W, डेज ऑफ वीक। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स जो मैथमेटिक्स में यूज होते हैं वो कौन से हैं? जैसे n को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होते हैं? 1, 2, 3, ये कहाँ तक जाते हैं? इंफिनिटी तक, हमें नहीं पता है। ठीक है, देन आता है सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स कहाँ से शुरू होते हैं? वी डोंट नो। अच्छा, होते कौन से हैं कलेक्शन इसमें? 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको भी हम लोगों ने कर्ली ब्रैकेट्स में रखा। दे आर सेपरेटेड बाय कॉमर्स। उसके बाद सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। अच्छा, अभी रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं? जो फ्रैक्शन में दिखते हैं, हमें P बाय Q के फॉर्म में दिखते हैं। और P और Q क्या होता है हमारे पास? P और Q होता है इंटीजर्स। करेक्ट, दे आर इंटीजर्स। ओके, देन वी हैव सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स को तो मतलब उसमें तो सारे ही आ गए, नेचुरल भी आ गए, इंटीजर्स भी आ गए, रैशनल्स भी आ जाते हैं, इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं जो आप 8th क्लास में करके आए हो। तो इसके लिए तो कोई हमारे पास ऐसा आप उसको लिख नहीं सकते हो। ठीक है, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स। उसके बाद सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आर नथिंग बट 1, 2, 3, ठीक है, एंड सो ऑन। उसके बाद सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ये जो रैशनल नंबर्स है, ठीक है, उसमें ही आप सिर्फ पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव मत लो। जैसे अभी हाफ और माइनस हाफ दोनों ये सेट में आएगा, बट आप कौन सा वाले कलेक्ट करोगे? सिर्फ पॉजिटिव वाले कलेक्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। सेम जैसे यहाँ पे रियल नंबर्स का सेट था, वैसे ही यहाँ पे आप जैसे ये पूरी रियल लाइन आपको पता है ना, ये 0, 1, 2, -1, -2, तो पूरा ये वाला जो यहाँ पे भी सारे नंबर्स होते हैं, तो हम लोग इसमें पॉजिटिव रियल नंबर्स में कहाँ से कलेक्ट करते हैं? यहाँ से सारे नंबर्स कलेक्ट करते हैं और ये सब आ जाता है। नेगेटिव साइड को हम लोगों ने बिल्कुल स्किप कर दिया। ठीक है, तो दीज आर द इम्पोर्टेंट सेट्स यूज्ड इन मैथमेटिक्स एंड दे आर डिनोटेड by N, Z, Q, R, Z plus for positive integers, Q plus for positive rationals and R plus for positive real numbers. Okay? चलो अब एक क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं। सो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। चेक करना है हमें अपने आप को कि सेट्स हमें डेफिनेशन समझ में आया है कि नहीं, एंड जस्टिफाई योर आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है the collection of all natural numbers less than 100। अब देखो नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होता है? 1 से शुरू होता है। अब मेरे लिए 1 से शुरू होता है, किसी दूसरे पर्सन के लिए कहीं और से तो शुरू नहीं होगा। नेचुरल नंबर्स आर सेम फॉर एवरीवन, राइट। और ये लेस देन 100 है, मतलब 99 तक। तो ये हमारा कैसा बनेगा? इट विल बी 1, 2, 3, कहाँ तक जाएगा ये? 99 तक। सो दिस थिंग इज सेम फॉर एवरीवन। मैं किसी को भी बोलूंगी, कोई भी पर्सन इसको ऐसा ही लिखेगा। ठीक है, सो दिस इज योर सेट। तो ये सेट है। उसके बाद द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन बोला है। अब ये सबके लिए सेम तो नहीं होगा ना, सबके लिए सेम हो सकती है। किसी के लिए कोई एक पर्सन बेस्ट होगा, किसी के लिए कोई दूसरा पर्सन बेस्ट होगा, यस और नो। तो ये जो बेस्ट वाली बात है, ये हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, करेक्ट। ए स्टूडेंट के लिए, ए स्टूडेंट मान लो विराट कोहली को बेस्ट मानता है, और मान लो बी स्टूडेंट रोहित शर्मा को बेस्ट मानता है। तो मतलब देयर इज नॉट वेल डिफाइंडनेस इन दिस, करेक्ट। सो दिस इज नॉट
अ सेट। ठीक है। थर्ड देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब देखो, पहले हम लोगों ने देखा था कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, अभी हमें बोला है कि बिगिनिंग विथ द लेटर जे, तो सबके लिए वो सेम ही होगा ना। फर्स्ट मान लो जैन होता है, देन फेब मार्च अप्रैल मई नहीं, देन जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये हो गया हमारा सेट। अब ये सबके लिए सेम होगा, सबके लिए मंथ सेम है, सबके लिए जे से स्टार्ट होने वाले मंथ सेम है, राइट। सो ये भी हमारा सेट की कैटेगरी में आ रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट थिंग इज जो हमें सीखनी है, और मैंने थोड़ा सा हिंट भी दिया आपको इस चीज का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट को लिखते कैसे हैं। ठीक है। सो सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी और एक्स वाई जेड, अभी मैंने बताया था आपको। एंड द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स ए बी सी एक्स वाई जेड। जैसे अभी हम लोगों ने लिखा था ना यहाँ पे कि मैंने एक सेट बनाया था ए, एंड देन मैंने इसके अंदर वॉवेल्स लिखे थे ए ई आई ओ यू। ठीक है। तो मैंने सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया, दिस इज व्हाट, दिस इज योर सेट ऑफ वॉवेल्स, राइट। तो मैंने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया, और मैंने इसके एलिमेंट्स को कैसे लिखा, स्मॉल लेटर से लिखा, ए ई आई ओ यू, और मैंने यहाँ पे इनको कॉमा से सेपरेट किया एंड मैंने इनको कर्ली ब्रैकेट्स में बंद किया। सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट योर सेट। ओके। अच्छा, एक और चीज जो हमें सीखनी है वो है कि अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है, जैसे ए, जैसे ये देखो ए ई आई ओ यू है ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, एलिमेंट्स ऑफ सेट। एलिमेंट्स ऑफ सेट बोलते हैं, या मेंबर्स ऑफ सेट भी आप बोल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। सो इफ ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो इसके लिए टर्म क्या है, हम लोग क्या यूज करते हैं, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है। और उसको लिखा कैसे जाता है, दिस ग्रीक अल्फाबेट से एप्सिलॉन से। मतलब क्या लिखूंगी, अब देखो जैसे मेरा ये सेट ए एलिमेंट है, ए एलिमेंट मेरा कैपिटल ए सेट में है ना, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगी, ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है। अब अगर कोई एलिमेंट इस सेट में नहीं है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बी इस सेट में नहीं है, वो अल्फाबेट तो है बट वॉवेल नहीं है, तो मैं उसको क्या लिखूंगी, बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो अगर मुझे बताना है कि कोई एलिमेंट इस सेट का मेंबर है, उसके लिए यूज किया जाता है बिलोंग्स टू, और उसको रिप्रेजेंट करता है हम लोग ग्रीक अल्फाबेट एप्सिलॉन से। और अगर हमें बताना है कि ये एलिमेंट इस सेट में नहीं है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ही, एप्सिलॉन को सिर्फ क्रॉस करेंगे। ठीक है। जैसे अभी ये है, इसमें ऐसा मैं लिख सकती हूँ ना, आई बिलोंग्स टू ए, बट एट द सेम टाइम जे डजंट बिलोंग्स टू ए। ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन क्लियर है सबको। अच्छा, अब एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जब हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तब आप रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। मतलब आप ना सेम एलिमेंट्स को 2 बार 3 बार नहीं लिख सकते हो। सो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड while writing this kind of set. Okay, is this clear? अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ राइटिंग अ सेट। कि कोई भी आपके पास सेट है, आप उसको लिख कैसे सकते हो। तो देयर आर 2 मेथड्स, उनमें से फर्स्ट मेथड है हमारा रोस्टर मेथड। अब रोस्टर मेथड का नाम दूसरा भी है लिस्टिंग मेथड। ठीक है। अब लिस्टिंग मेथड में हम लोग करते क्या है, हम लोग ना हर एक एलिमेंट को लिस्ट करते हैं, उसको लिखते हैं, और जैसे अभी मैंने बताया था ना कि उसको कॉमा से सेपरेट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स में बंद करते हैं। जैसे एग्जांपल था वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, वो तो हम लोगों ने देख लिया है, ए ई आई ओ यू, और मतलब हम लोगों ने सारे वॉवेल्स क्या किए, लिस्ट किए, करेक्ट, ए ई आई ओ यू हम लोगों ने सारे वॉवेल्स लिस्ट किए। तो इस तरीके से लिखने को हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर मेथड। अच्छा, अगर मैं और एक एग्जांपल लूं, तो इफ आई कंसिडर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स
natural numbers less than 10. ठीक है, तो अब इस सेट को मैं कैसे लिखूंगी? मान लो बी नाम दे दिया मैंने इस सेट को, और मैं लिख रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, मैंने इसमें क्या किया? मैंने इसमें सारे एलिमेंट्स को जो प्रॉपर्टी बताई थी हमें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो मैंने उसमें सारे एलिमेंट्स को क्या कर दिया? लिस्ट कर दिया. और इस तरीके से सेट लिखने के मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? रोस्टर मेथड बोलते हैं या तो लिस्टिंग मेथड बोलते हैं. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके. अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो मुझे लिखना हो, ये तो ठीक है, लेस देन 10 था. अगर मुझे लिखना हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1 लाख. ठीक है, तो अभी लेस देन 1 लाख, तो आप 1 लाख एलिमेंट्स तो लिस्ट कर सकते हो. ज्यादा से ज्यादा आप इसको कैसा लिखोगे? You will write it like this, no? 1 2 3, ज्यादा this is 9 9 9 9. Is that okay? करेक्ट. आप ज्यादा से ज्यादा इसको ऐसा लिख सकते हो. ठीक है, या चलो एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको. जैसे मैंने आपको बोल दिया कि राइट डाउन सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. ठीक है, तो अब नेचुरल नंबर्स में आप कैसा लिखोगे इसको? 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ये कहां तक जाएगा? इसका कोई लिमिट ही नहीं है. करेक्ट. तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जहां पे हम लोग प्रॉपरली एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं कर सकते हैं, या एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हैं जिनको कंप्लीटली लिस्ट नहीं किया जा सकता है मैन्युअली, बिकॉज इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दूसरा मेथड है विच इज कॉल्ड एज सेट बिल्डर मेथड. अब सेट बिल्डर मेथड में बच्चों हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कर्ली ब्रैकेट शुरू करते हैं. ठीक है, एलिमेंट लिखते हैं कि ऐसे सारे एक्स होंगे, और ये जो स्लैश का साइन है इसका मतलब होता है सच दैट, या स्लैश के साइन की जगह पे हम लोग ऐसा भी 2 डॉट्स भी देते हैं, और जो हमें एलिमेंट्स कलेक्ट करने हैं ना उसकी प्रॉपर्टी लिख देते हैं. जैसे मान लो लिख दिया मैंने एक्स इज नेचुरल नंबर. ठीक है, एक्स इज नेचुरल नंबर मतलब इसमें मैंने क्या किया? ऐसे सारे एक्स कलेक्ट किए, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर. तो ये पूरा क्या हो गया? नेचुरल नंबर का सेट हो गया. मुझे हर एक एलिमेंट लिस्ट करने की जरूरत ही नहीं है. मुझे सिर्फ क्या करना है? जो जो मुझे एलिमेंट्स चाहिए मुझे उसका क्या लिख देना है? प्रॉपर्टी लिख देना है. इज दैट क्लियर? अच्छा, जैसे अभी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था ना कि 1 2 3 मतलब नेचुरल नंबर्स लेस देन 1 लाख, तो मैं यहाँ अगर मुझे इसको ना सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो मैं क्या करूंगी? एक्स सच दैट जो मेरा एक्स है वो 1 लाख से छोटा है. ठीक है, ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर तो 1 से ज्यादा ही है, मतलब 1 और इक्वल टू 1, एंड एक्स इज नेचुरल नंबर. ठीक है, तो इसमें पूरे क्या नंबर्स, कौन से नंबर्स कलेक्ट होंगे? 1 2 3 4 5 6 कहां तक? 9 9 9 9 9 तक. ठीक है, सो दिस इज योर सेट बिल्डर मेथड. अच्छा, मान लो अगर मुझे सारे के सारे ऑड नंबर्स कलेक्ट करने हो तो मैं ऑड नंबर्स कैसे लिस्ट करूंगी? 1 3 5 7 9, ये मैं कहां तक लिखूंगी? नहीं लिख सकती हूँ ना, सारे ऑड नंबर्स में एक सेट में नहीं लिख सकती हूँ. तो हाउ विल आई राइट इट? एक्स such that x is odd natural number. I hope I am clear in this. अच्छा, मान लो जैसे ऐसा नहीं है कि कोई सेट अगर हम लोग लिस्ट कर सकते हैं तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. जैसे वॉवल्स का एग्जांपल लिया था हम लोगों ने, तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग. कैसा? x such that x is a vowel in English alphabet.
ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे सारे एलिमेंट्स कलेक्ट किए जो वॉवल्स है इंग्लिश अल्फाबेट में, तो नेचुरली A, E, I, O, U ही है। ठीक है, तो आप ऐसे सेट जो लिस्ट कर सकते हो उनको भी आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो, तो टू रिड्यूस योर टाइम। ठीक है, टू रिड्यूस योर एफर्ट्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, so let's solve some questions based on roster form and set builder form. So first question is write the following sets in roster form. अब ये जो सेट्स है ना, देखो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में करके दिए हैं। A x such that x is integer, x हमारा इंटीजर है और x कहाँ से कहाँ तक लाया करता है, -3 से लेके 7 तक लाया करता है। चलो अब देखते हैं हम लोग हमारा नंबर लाइन पे। देखो लेट मी कंसिडर दिस एज 0 1 2 3 4 5 6 7, ये तो इनफाइनाइट होती है। दिस इज -1 -2 -3। ठीक है, अच्छा अब हमारा अगर इसको मुझे सेट रोस्टर फॉर्म में लिखना है, लिस्टिंग मेथड में लिखना है, तो मैं ए सेट को कैसे लिखूंगी, देखो मैं ऐसे सारे इंटीजर्स लिस्ट करूंगी जो -3 से लेके 7 तक हैं। ठीक है, 7 से छोटे हैं, -3 और उससे -3 से लार्जर और इक्वल है, तो दिस विल बी -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। करेक्ट, 7 नहीं लेंगे क्योंकि 7 के यहाँ पे इक्वल नहीं है। अगर यहाँ पे इक्वल होता तो 7 वाला एलिमेंट भी इसमें इंक्लूड होता। तो अब देखो यही सेट है, सेम सेट है। ए को मैंने ये रोस्टर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और उसको ही मैंने कैसे लिखा, रोस्टर फॉर्म में लिखा, मैंने लिस्ट कर दिया सारे एलिमेंट्स को। सेकेंड देख लो, E इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या लेटर्स हैं, T, उसके बाद R, उसके बाद I, then we have G, then we have O, then we have N। अब O लिख सकते हैं क्या, फिर से नहीं लिख सकते हैं हम, मैंने बताया था ना आपको दैट रिपीटेशन ऑफ लेटर्स और रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन सेट आर नॉट अलाउड। तो O यहाँ पे एक बार लिख लिया तो उसको फिर से नहीं लिखेंगे। उसके बाद आता है M, उसके बाद आता है E, देन T लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं, ऑलरेडी इंक्लूडेड है हमारे सेट में। R भी नहीं लिख सकते हैं, यू कैन सी दिस, एंड देन हम लोग लिखेंगे Y। तो ये मैंने क्या किया, इसमें जो भी लेटर्स है ट्रिग्नोमेट्री में उनको मैंने कॉमा से सेपरेट कर दिया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। थर्ड एग्जाम्पल देखो, B X such that X is natural number less than 6। Now this is very simple, B ले लो, natural number less than 6। natural number शुरू कहाँ से होता है, 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे 6, क्योंकि हमें लेस देन 6 बोला है। लेस देन और इक्वल टू बोलते तो हम लोग 6 इंक्लूड करते हैं इसमें, अभी नहीं कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज एंड दिस इज योर required set in roster form. Is that clear? Next question is write the following sets in set builder form. ठीक है, अब आपको रोस्टर फॉर्म में लिख के दिया हुआ है, अब आपको कैसे लिखना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इसकी प्रॉपर्टी मेंशन करनी है। तो देखो फर्स्ट सेट देखो, A इक्वल्स टू कैसा दिया है, 1 4 9, कहाँ तक जा रहा है ये, 100 तक जा रहा है। तो कैन यू सी ये स्क्वायर्स है, 1 उसके बाद 4 फिर 9 फिर ऑफकोर्स 16 होगा, कहाँ तक है ये, 100 तक है। तो मतलब 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर्स हैं। तो हम देखो ए सेट को कैसे लिखेंगे, A इक्वल्स टू X सच दैट X कैसा होना चाहिए, X इक्वल्स टू N स्क्वायर। ठीक है, और N कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 10 तक के बीच में है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज और मुझे मेंशन करनी चाहिए कि n इज नेचुरल नंबर। ओके, n इज नेचुरल नंबर, सो x such that x equals to n square and n is natural number from 1 to
10। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहूंगी आपको, देखो सेट बिल्डर फॉर्म में आपका हो सकता है कुछ लिखने का तरीका अलग हो, तो दैट इज कम्प्लीटली ऑल राइट अनटिल एंड अनलेस इट इज मैथमेटिकली करेक्ट। तो किसी भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का एक मेथड हो जरूरी नहीं है, आंसर्स अलग अलग सेट बिल्डर फॉर्म में हो सकते हैं, बस वो मैथमेटिकली लॉजिकली करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, नाउ लुक एट दी सेट बी। बी कैसा है, 3, 6, 9, 12। अब ये तो मुझे 3 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं, और 3 के मल्टीपल्स कहाँ तक, 4 तक ही दिख रहे हैं। तो b इक्वल्स टू, देखो x सच दैट x इक्वल टू क्या है हमारा, 3n है, 3 के मल्टीपल्स है, और n कहां से कहां तक है, n इज natural number between 1 to 4। ठीक है, या इसको ऐसा लिख सकते हो, n is between 1 to 4। ठीक है, x is equal to 3n, n is natural number between 1 to 4। इस तरीके से हम लोगों ने दोनों सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। आई होप दिस इज क्लियर। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। देखो, अ सेट which does not contain any element is called as empty set। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट एक नाम है उसका, दूसरा उसका नाम है नल सेट, और तीसरा उसका नाम है वॉइड सेट। आप कुछ भी बना सकते हो, उसको बुला सकते हो, मैं उसको हमेशा एम्प्टी सेट बोलूंगी। ठीक है, सो एम्प्टी सेट को डिनोट कैसे करते हैं, अब देखो उसमें कोई एलिमेंट तो है ही नहीं, तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, कुछ भी नहीं लिखेंगे उसमें, और कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा क्या होता है, मान लो ए हमारा सेट है, तो ए इज योर एम्प्टी सेट। यू आर नॉट राइटिंग एनी एलिमेंट इन द सेट, सो दिस इज योर एम्प्टी सेट। अच्छा, एम्प्टी सेट को लिखने का एक दूसरा तरीका भी है, उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू, दिस इज योर ग्रीक अल्फाबेट 5। ठीक है, तो इफ यू आर राइटिंग ए इक्वल्स टू 5, तो इसका मतलब होता है कि ए तुम्हारा कैसा है, एम्प्टी सेट है। अच्छा, अब ये मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं एम्प्टी सेट को लिखने के टाइम, दे राइट इट लाइक दिस, एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि आप सेट में 5 एक एलिमेंट ऐड कर रहे हो, तो ये एम्प्टी सेट कैसे हुआ। एम्प्टी सेट को आप या तो ऐसा लिखोगे, ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं चाहिए, या आप a इक्वल टू 5 लिखोगे। ठीक है, दिस इज योर ग्रीक अल्फाबेट, सो ऑलवेज राइट, टेक केयर व्हाइल राइटिंग एम्प्टी सेट, ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, सो लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स। फर्स्ट इज a such that a equals to x such that x is between 1 to 2 and x is natural number। अच्छा, अब ऐसा कोई नंबर है हमारे पास जो नेचुरल नंबर भी है और 1 और 2 के बीच में भी है। नेचुरल नंबर 1 ही शुरू ही 1 से होता है, ठीक है, और सेकेंड नेचुरल नंबर इज 2 ओनली, राइट, दिस इज 1, दिस इज 2। 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है नहीं है, तो x is what, x is your sorry a is what, a is your empty set। ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, इम्पॉसिबल चीज है ये, हैविंग नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 2। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, c equals to x such that x is even prime number greater than 2। अच्छा, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो या तो खुद की टेबल में आते हैं, हाँ प्राइम नंबर्स वही ना जो खुद की टेबल में आते हैं। तो प्राइम नंबर्स का सेट क्या होता है हमारा, 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13 एंड सो ऑन। बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं, इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स हैं। अब आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो देखो 3, 5, 7, 11, 13, इसके बाद भी जो आता है ना वो सारे ऑड है। ठीक है, सिर्फ 2 ही इकलौता है जो इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, एक ही इवन प्राइम नंबर है हमारे पास, तो यहाँ बोला है एक्स इज इवन प्राइम होना चाहिए पर ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो सी हमारा कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है, और यू कैन राइट लाइक दिस।
ठीक है, सी इज योर एम्प्टी सेट. नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा नल सेट है, मतलब एम्प्टी सेट है. Set of odd natural numbers divisible by 2. ठीक है, divisible by 2. अब 2 से divisible numbers तो ऐसे ही होते हैं ना, 0, 2, 4, 6, 8, 10 and so on. मतलब जो 2 की टेबल में आते हैं. divisible by 2 है मतलब 2 के टेबल में आना चाहिए. तो 2 के टेबल में आने वाला कोई भी नंबर ऑड हो सकता है? नहीं. एज यू कैन सी दीज ऑल आर इवन नंबर्स. करेक्ट. सो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2 इज योर एम्प्टी सेट. ठीक है, ये फर्स्ट वाला तो हमारा एम्प्टी सेट है. अच्छा, सेकंड देखो, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. अभी हम लोगों ने देखा था ना, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13. तो इसमें से ये सारे ऑड होते हैं. इवन क्या होता है, एक सिर्फ 2 ही होता है. तो ये तो सेट हमारा एम्प्टी नहीं है. इसको तो हम लोग लिख सकते हैं अच्छे से, a इक्वल टू सेट में 2 लिख दिया. ठीक है, क्लियर है यहां तक. थर्ड देखो, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर. ऐसा नेचुरल नंबर जो 5 से कम हो और 7 से ज्यादा हो. Is it even possible? कोई नंबर देखो, मान लो ये 5 है और ये मान लो 7 है. ऐसा नेचुरल नंबर जो 5 से छोटा हो, इस साइड हो, और 7 से लार्जर हो, इस साइड हो. नो, नॉट पॉसिबल. ऐसा कोई नंबर ही नहीं है. तो दिस सेट इज व्हाट, एम्प्टी सेट. ठीक है. फोर्थ, y such that y is point common to any two parallel lines. अब पैरेलल लाइंस कैसी होती है, एक ये हो गई, एक ये हो गई. ठीक है, अब ये इन्फिनिटली बढ़ती जाती है. अब आप इनको इंक्रीज यहाँ पे करते जाओ. आर दे गोइंग टू कट ईच अदर? नो. अगर कट किया तो दीज आर नॉट पैरेलल लाइंस, दे विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो देयर इज नो पॉइंट कॉमन टू टू पैरेलल लाइंस. तो ये सेट भी हमारा कैसा है, एम्प्टी है. आई होप दिस इज क्लियर. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट. अब ये बहुत सिंपल है. फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, देखो. अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स is called finite. Otherwise this set is called as infinite. अब देखो एग्जाम्पल से मैं समझा देती हूँ आपको. अब मान लो कोई हमारे पास सेट है, a equals to 1 से लेके 5 तक नंबर्स हैं. सॉरी, लेट मी जस्ट अ सेकेंड. 1 से लेके 5 तक नेचुरल नंबर्स हैं. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, अब इसमें फाइनाइट नंबर्स है ना, 1, 2, 3, 4, 5. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज योर फाइनाइट सेट. ठीक है. अच्छा, अब मैं अगर आपको बोलती हूँ कि सेट ऑफ नंबर्स नेचुरल नंबर्स लेते हैं फिलहाल, लेस देन लेट्स से 10 lakhs. ठीक है. तो अब अगर आप इसको लिखने जाओगे तो ये 1, 2, 3 कहां तक जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 10 lakhs ले लो. ठीक है. अब ये ऑफ कोर्स इसमें बहुत ज्यादा एलिमेंट्स हैं, बट देन टू दोस एलिमेंट्स आर फाइनाइट, नो. ठीक है, तो ये भी हमारा कैसा है, फाइनाइट सेट है. अब एक एग्जांपल सोचो कि मैं सेट ऑफ पीपल लिविंग इन वर्ल्ड बोलूं. ठीक है, सेट ऑफ पीपल लिविंग इन होल वर्ल्ड. अब आप बोल सकते हैं तो बहुत ज्यादा नंबर हो गया. ठीक है, बट देन टू इट इज फाइनाइट. इनफाइनाइट नहीं बोल सकते आप. इनफाइनाइट लोग नहीं है वर्ल्ड में. देयर आर फाइनाइट पीपल लिविंग इन दिस वर्ल्ड. ठीक है, तो ऐसे सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट्स बोलते हैं. जो चीज फाइनाइट नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट सेट्स. अब एग्जांपल देखो, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. करेक्ट. नेचुरल नंबर्स कहाँ खत्म होते हैं, नहीं होते ना खत्म. शुरू करते हैं हम लोग 1, 2, 3 एंड देन वी
पुट डॉट्स, क्यों? क्योंकि इनडेफिनेटली चलता जाता है, वी डोंट नो इट्स एंड। तो दिस इज योर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच इज इनफाइनाइट। जैसे दूसरा ले लो, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, इंटीजर्स है, ये सारे सेट्स कैसे हैं? इनफाइनाइट है। ठीक है, सो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट हम किसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे? सेट में कितने एलिमेंट्स हैं उसके बेसिस पे। सो एग्जांपल्स आर, let S be set of solutions of this equation, then S is finite। अब solutions of this equation मतलब ये equation है x square minus 16 equal to 0। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? x square equal to 16। अब कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 16 आता है? देयर आर टू सच नंबर्स, करेक्ट। एक 4 है, 4 का स्क्वायर 16 आता है, दूसरा -4 है। तो अगर आप इनका सेट बनाओगे तो कैन यू से कि हमारा फाइनाइट सेट है, एक 4 आ रहा है, एक -4 आ रहा है, सो दिस इज योर फाइनाइट सेट। सो वही बोला है, सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन इज लेट G be set of points on a line। अब लाइन देख लो, ठीक है, ये मैंने लाइन बना दी 2D में। अब इस पे कितनी पॉइंट्स है? 1 2 3, कितनी? कैन यू काउंट इट? कैन यू टेल मी हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन दिस लाइन? नो, इनडेफिनाइट पॉइंट्स है। ठीक है, तो देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, हेंस योर सेट J is what? Infinite। I hope this is clear। अच्छा, अभी इसके बेसिस पे सम सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। चेक करना है हमें कि ये जो सेट्स दिए हैं वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। तो फर्स्ट सेट इज द सेट ऑफ ऑल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल मतलब 5 के टेबल में आने चाहिए, करेक्ट। तो मान लो मैं सेट को A लेती हूँ, 5 के टेबल में कौन से आते हैं? 5 10 15 20 25 30 35। कहाँ तक? कहाँ रुकूंगी मैं? कहीं भी नहीं, ये चलता जाएगा। ठीक है, सो ये कैसा सेट है तुम्हारा? इनफाइनाइट सेट है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। प्राइम नंबर्स लेस देन 99 कैसे होंगे? देखो, प्राइम नंबर्स शुरू कहाँ से होते हैं? ऐसे नंबर्स जो अपनी ही टेबल में आते हैं। सो 2 3 5 7 11 13, उसके बाद आता है 17 19, उसके बाद आता है 23। ठीक है, ऐसे चलते जाएंगे बट ये इंडेफिनेटली नहीं चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एंड होगा इसका। एंड कहाँ पे होगा? 95 इज नॉट प्राइम, 96 इज नॉट प्राइम, 97 प्राइम है। ठीक है, सो 97 इज प्राइम, 98 भी प्राइम नहीं है, 99 तो नहीं है, लेस देन 99 बोला है। तो ये खत्म हुआ है यहाँ पे, इसमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। नाउ आई डोंट नो कितने एलिमेंट्स हैं, दैट वील हैव टू काउंट, बट डेफिनेटली वी नो कि यहाँ पे फाइनाइट एलिमेंट्स है। तो ये तुम्हारा सेट कैसा है? फाइनाइट सेट है। और ये कैसा है? इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, समझ में आया सबको? नेक्स्ट वी हैव equal and unequal sets। अब let's look at the definition। Two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements and we write A equals to B, otherwise the sets are said to be unequal। अच्छा, अब अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, अगर उसमें दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं, हम क्या बोलेंगे? वो सेट्स हमारे कैसे हैं? इक्वल है। अगर किसी एक में एलिमेंट अलग है, दूसरा है या ज्यादा है, तो हम बोलेंगे कि वो सेट, दोस टू सेट्स आर अनइक्वल। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं। ए मान लो हमारे पास है 1 2 3 4 5, ठीक है, और बी मान लो हमारे पास है 2 4 5 1 3।
ठीक है, अब इनका सिर्फ अरेंजमेंट अलग है, बाकी तो देखो वही एलिमेंट्स है। ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ कि A इक्वल टू B है। ठीक है, इज दिस क्लियर? अच्छा, अब एक और चीज ध्यान रखनी है तुम्हें कि जैसे मान लो अगर मेरे पास सेट A इक्वल टू है 1 2 3 और मेरे पास B सेट है 1 1 2 2 3 3 3। ठीक है, अब बेसिकली सेट को ऐसा तो लिखा ही नहीं जाता है, रिपीटेशन तो अलाउड ही नहीं होती है सेट में। तो ये जो बेसिकली सेट है वो कैसा है हमारे पास 1 2 एंड 3 है, करेक्ट। रिपीटेशन आप हटा दो तो इस केस में भी हमारा A और B कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब अगर मेरा A है 1 2 3 और मेरा मान लो B है 1 2 A, तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे डिफरेंस है ना 3 और A में। ठीक है, तो A और B को उस केस में हम लोग इक्वल नहीं बोलते हैं। अगर एकदम इक्वल एलिमेंट्स हैं और एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं तभी हम दो सेट्स को क्या बोलेंगे, इक्वल बोलेंगे, अदरवाइज द सेट्स आर सेड टू बी अनइक्वल। ठीक है, अब चेक करते हैं, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। तो फर्स्ट सेट दिया है A इक्वल टू 2 3 और लेट्स राइट डाउन हियर A इक्वल टू कितना दिया है 2 3 एंड B क्या दिया है, B is x such that x is solution of x square plus 5x plus 6. So x such that x is solution of x square plus 5x plus 6 equal to 0. अब इसका सोल्यूशन निकालते हैं। x square plus 5x plus 6 ये कैसे टाइप की इक्वेशन है, फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 10th में सीख के आए हम लोग ये तो चीज। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कैसे किया जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस ये 5x को ब्रेक करेंगे हम लोग 2x प्लस 3x में। ठीक है, प्लस 6 इक्वल टू 0। अभी ये दो टर्म्स में से x कॉमन, x प्लस 2, ये दो टर्म्स में से 3 कॉमन, x प्लस 2। तो यहाँ पे ये हो गया x प्लस 2 और ये हो गया x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। या तो x प्लस 2 0 होगा या तो x प्लस 3 0 होगा। x हो गया तुम्हारा -2 और x हो गया तुम्हारा -3। तो ये जो B सेट है, B सेट तो तुम्हारा -2 -3 है और A सेट तुम्हारा 2 3 है। आप सीधा सीधा देख के बोल सकते हो A इज नॉट इक्वल टू B। आई होप दिस इज क्लियर, दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, अब दूसरा एग्जाम्पल, तो दीज आर नॉट इक्वल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, यहीं पे कर लेंगे इसको। एक्स इज लेटर इन अ वर्ड फॉलो, अभी ए सेट बना दो। फॉलो में जो जो लेटर्स है इनको लिख दो, F O L, फिर दूसरा L तो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन है, दूसरा O भी नहीं लिख सकते हैं, फिर आएगा सीधा W। ठीक है, और B देखो, B is Y such that Y is letter in the word wolf, wolf में आएगा W O L F। ठीक है, अब देखो A और B को क्या दोनों में सेम एलिमेंट्स है, यस, सिर्फ ऑर्डर चेंज है तो दैट डजंट मैटर, हम लोग बोलेंगे A इक्वल टू B है। ठीक है, समझ में आया सभी को? Our next topic is subsets। अब देखो सबसेट्स क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। देखो मान लो मैंने एक सेट कंसिडर कर दिया X, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल। ठीक है, मान लो स्कूल का नाम देती हूँ मैं ये A, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल A। और मैंने Y एक सेट कंसिडर कर लिया, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ स्कूल A। ठीक है, तो मैंने पहले क्या कंसिडर किया, मैंने सारे बच्चों को कंसिडर किया, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल A, स्कूल के सारे बच्चे ले लिए मैंने X सेट में।
और फिर मैंने बोला कि सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 ऑफ स्कूल ए, फिर उसी स्कूल ए के मैंने 11 क्लास के बच्चे ले लिए। तो अब देखो जो 11 क्लास में होगा तो वो स्कूल ए में तो नेचुरली होगा ना, उसी स्कूल की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसी को ही बोलते हैं सबसेट। सबसेट मतलब जो एलिमेंट वाई में है, जो स्कूल ए के 11th क्लास का बच्चा है, वो स्कूल में ए में तो नेचुरली है ही है, ठीक है। तो दिस इज योर कंसेप्ट ऑफ सबसेट। अगर इसका मैं एक मैथमेटिकल एग्जांपल दूं तो वो कैसा होगा, देखो मान लो ए मैंने सेट ले लिया 1 2 3, ठीक है, और बी मैंने सेट ले लिया 1 2 3 4 5। तो अब देखो जो एलिमेंट्स ए में है, ठीक है, वो बी में तो है ही है, बी में उल्टा कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। सबसेट का कंसेप्ट समझ में आया, जो एलिमेंट्स ए में है वो एलिमेंट्स बी में भी होने चाहिए, बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होंगे तो भी हमें चलेगा, तो वी कॉल ए इज सबसेट ऑफ बी। और एक दूसरी चीज, एक टर्म समझो, बी को क्या बोलते हैं, बी इज सुपरसेट ऑफ ए। बी को क्या बोलते हैं, सिंस बी इज लार्जर सेट तो बी इज कॉल्ड एज सुपरसेट ऑफ ए। यहाँ पे भी जैसे एक्स है, एक्स में मैंने स्कूल ए के सारे बच्चे लिए हैं, तो योर एक्स इज व्हाट, सुपरसेट ऑफ वाई, एंड वाई इज सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है। अब सबसेट का नोटेशन कैसा होता है, इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, ठीक है, एंड इट इज रिटन एज ए सबसेट ऑफ बी। क्यों, कब लिखा जाएगा, अगर कोई एलिमेंट ए में है तो वो बी में ऑटोमेटिकली होगा। इफ ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। जैसे अगर कोई बच्चा है, मान लो उसका नाम देती हूं मैं, लेट्स से बी, स्मॉल बी लिख देते हैं इसको। तो अगर कोई बी एलिमेंट क्लास 11th में है ए स्कूल के, तो नेचुरल बात है कि बी स्टूडेंट स्कूल ए में तो है ही है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, जैसे यहाँ जो एग्जाम्पल दिया मैंने कि 1 हमारा ए में है, तो नेचुरल बात है यहाँ पे 1 आपका बी में है ही है, इसीलिए ए को क्या बोलते हैं, बी का सबसेट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। अच्छा, अब एक और चीज देखो कि अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि बी के सारे एलिमेंट्स ए में हो, ठीक है, जैसे इसी एग्जाम्पल को कंसीडर करो। अच्छा, सबसेट में ये जरूरी है, ए सबसेट ऑफ बी अगर मैं बोलती हूँ तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में 100% होंगे, बट बी के सारे एलिमेंट्स ए में हो जरूरी नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 4 and 5, 4 हमारा बी में है बट 4 हमारा ए में नहीं है, ठीक है। तो मान लो अगर ऐसा हो जाए कि बी के सारे एलिमेंट्स भी ए में आ जाए, ठीक है, मतलब क्या, ए के सारे एलिमेंट्स बी में आ जाए और बी के सारे एलिमेंट्स ए में आ जाए, तो फिर ये दोनों सेट्स कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर ए को मैंने 1 2 3 लिया और बी को मान लो मैंने ले लिया 3 1 2, ठीक है, तो बी में देखो जो जो एलिमेंट्स है, 3 बी में है तो 3 ए में भी है, 2 बी में है तो 2 ए में भी है, 1 बी में है 1 ए में भी है, तो बी के सारे एलिमेंट्स ए में है और ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, तो इन दिस केस वी से दैट ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। समझ में आई ये बात सबको? ओके, सो नेक्स्ट 2 चीजें हमें समझनी है। फर्स्ट, एवरी सेट, ये कैपिटल होना चाहिए, एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, मतलब कोई भी मैं सेट ले रही हूँ वो खुद का सबसेट 100% होता है। कॉमन सेंस की बात है। अब देखो अगर ए मैंने लिया 1 2 3, तो ये खुद का तो सबसेट होगा ही ना, जो एलिमेंट 1 में है, सॉरी जो एलिमेंट ए में है वो ए में है, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ सबसेट इज लाइक दिस, इफ क्या बोलते हैं सबसेट को, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी, तो ए को बी का सबसेट बोलते हैं। तो यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट्स ए में है, तो इट इज नेचुरल कि ए खुद का सबसेट हमेशा होता है,
दूसरी चीज एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब देखो एम्प्टी सेट में ना कोई एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए हम इसको कन्वेंशनली हम लोग इसको एम्प्टी सेट को सबसेट ऑफ एवरी सेट बोलते हैं। ए कुछ भी रहने दो, एम्प्टी हमेशा उसका सबसेट होगा क्योंकि एम्प्टी में कोई भी एलिमेंट नहीं है हमारे पास। इज दैट ओके? दिस इज कन्वेंशनली सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, सो देयर आर सम इम्पोर्टेंट सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स, जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर का सेट इज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। उसके बाद इंटीजर्स का सेट, वो भी सबसेट होता है रियल नंबर्स का। रैशनल नंबर्स का सेट, ये भी रियल नंबर्स का सबसेट है। उसके बाद इरेशनल्स का अगर आप सेट देखोगे, इरेशनल नंबर्स कैसे होते हैं, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये आप सीख के आए हो ना प्रीवियस क्लासेस में। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो भी सेट हमारा रियल नंबर्स का सबसेट होता है। सो रियल नंबर्स का सेट कैसा है, वो सुपर सेट है ऑल सच एन जेड क्यू और इरेशनल नंबर्स के सेट का। इज दैट क्लियर? ये सबको समझ में आया? Okay, so our next topic is intervals as a subset of R. So अब समझते हैं interval क्या होता है। See, let A and B belongs to R. R मतलब real number और A B से छोटा होना चाहिए। Then the set of all real numbers, कैसे real numbers चाहिए हमें, Y such that Y कैसा होना चाहिए, A और B के बीच में होना चाहिए, is called an open interval and it is denoted by, ऐसे राउंड ब्रैकेट्स लिखते हैं हम लोग A, B। ठीक है, अब देखो इंटरवल क्या होता है। जैसे मेरे पास ना ये मान लो रियल लाइन है, ठीक है, इसका दिस इज 0 1 2 3, लेट मी कंसिडर दिस एज -1 -2 -3। तो अब ना मान लो ए की जगह पे मैं ले लेती हूँ 1 और बी की जगह पे मैं ले लेती हूँ 2। तो ये जो 1 से लेके 2 तक ये जो सारे एलिमेंट्स आएंगे ना, ये वाले, ठीक है, ये जितने भी नंबर्स हैं, कितने हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो ये आते हैं तुम्हारे ओपन इंटरवल 1 से लेके 2 के बीच में। इसको कभी भी मिस इंटरप्रेट मत करना कि इस एलिमेंट में एलिमेंट्स 1 एंड 2 है, इस सेट में एलिमेंट्स 1 एंड 2 इनफैक्ट नहीं है। इस सेट में एलिमेंट्स 1 के बाद वाला जो नंबर है और 2 से पहले जो नंबर है, ये सारे एलिमेंट्स है और इनफाइनाइट सेट है ये। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो आप, यहाँ पे ए पे इक्वालिटी नहीं है, बी पे इक्वालिटी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ए और बी कैसे हैं, एक्सक्लूडेड है। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। यहाँ पे ए और बी कैसे हैं, एक्सक्लूडेड है। 1 से लेके 2 के बीच वाले सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे, पर 1 और 2 नहीं आ पाएगा, ये सारे नंबर्स आएंगे। इज दैट ओके? So this kind of interval is called as what? Open interval. ठीक है, and it is denoted by this: all the points between A and B belongs to open interval this, but A and B themselves do not belong to this interval. ठीक है, अब दूसरे टाइप का इंटरवल। अच्छा, पहले तो ये देखो इंटरवल होता क्या है। इंटरवल मतलब अगर मैंने यहाँ से शुरू किया और ये पूरा का पूरा पार्ट इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब एंड पॉइंट्स पे जो कंडीशन है उस हिसाब से हम 4 टाइप के अलग इंटरवल्स देखेंगे। बट इंटरवल मतलब बीच में कुछ भी हमारे पास ब्रेक नहीं होना चाहिए। यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे खत्म किया, तो उसके बीच वाले सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे सेट में होना चाहिए, उसको ही इंटरवल बोलते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरवल हम लोगों ने देख लिया, कौन सा, ओपन इंटरवल, जहाँ पे दोनों एंड पॉइंट्स कैसे हैं, एक्सक्लूडेड है। अब दूसरा देखो, द इंटरवल विच कंटेन्स एंड पॉइंट्स also is called as closed interval and it is denoted by this। अब देखो, मान लो मैंने ये 1 ले लिया और ये 2 ले लिया और ये भी मैंने ना अपने सेट में इंक्लूड कर दिए। जैसे कि देखो यहाँ पे इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के बताती हूँ। y सच दैट y कैसा होना चाहिए,
ए और बी हमारे कैसे हैं, सेट में इंक्लूडेड है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक सारे एलिमेंट्स हैं और ये वाले एलिमेंट्स भी हैं सेट में। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, इसको क्या नाम दिया है हम लोगों ने, क्लोज इंटरवल। दिस इज डिनोटेड बाय ए बी, मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें ए और बी सारे एलिमेंट्स आते हैं और इसके बीच वाले भी सारे एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, सो दिस इज अनदर काइंड ऑफ इंटरवल। थर्ड इंटरवल देख लो, यहाँ पे क्या है, इसी इसको हम लोग बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है सेमी क्लोज्ड। ठीक है, सेमी क्लोज में क्या होता है, देखो ए इंक्लूडेड है, इसको ए के साइड क्लोज करते हैं, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, और बी के साइड इसको राउंड ब्रैकेट देते हैं। इसका मतलब ए इसमें इंक्लूडेड है, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस, ए इंक्लूडेड है और बी एक्सक्लूडेड है, इज एन ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग ए बट एक्सक्लूडिंग बी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेमी क्लोज्ड, क्योंकि ये स्टार्टिंग में क्लोज्ड है और बाद में ये कैसी है, ओपन है। ठीक है, एंड फोर्थ देख लो, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी ओपन। ठीक है, अब सेमी ओपन में क्या होता है, ए एक्सक्लूडेड होता है, स्टार्टिंग पॉइंट इज एक्सक्लूडेड एंड जो एंड पॉइंट है लेस देन इक्वल टू बी है, मतलब ये इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट में ओपन राउंड ब्रैकेट देते हैं और एंड में इसको स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं टू शो दैट बी इज इंक्लूडेड इन दिस। सो इट इज एन ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग बी बट एक्सक्लूडिंग ए। ठीक है, तो अगर मैं चारों टाइप की आपको डायग्राम दिखाऊं तो ये कैसा है, देखो फर्स्ट टाइप हमारा था ओपन इंटरवल, जिसमें ए और बी इंक्लूडेड नहीं है बट हमारे सारे के सारे जो बीच वाले एलिमेंट्स हैं ए से लेके बी तक वो सारे इंक्लूडेड है। क्लोज देख लोगे और देखो यहाँ पे ए और बी में कैसा है, होल है। यहाँ देखोगे तो ए भी इंक्लूडेड है, बी भी इंक्लूडेड है, उसके सारे बीच वाले एलिमेंट्स भी हमारे इंक्लूडेड है। यहाँ पे ए इंक्लूडेड है बट बी पे होल है, मतलब ए से लेके बी तक सारे हैं, बी नहीं है, और लास्ट में ए नहीं है, बी तक सारे हैं और बी भी है। ठीक है, चारों इंटरवल्स क्लियर है? If there is any doubt, please put it in the comment section. So next we have questions कर लेते हैं इसके बेसिस पे। Write the following as an interval. अब ये हमारे पास कैसा दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म दिया है और हमें बोला है कि इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखो। तो देखो ये कैसा है, 4 इंक्लूडेड नहीं है और 6 इंक्लूडेड है, तो इसको मैं कैसा लिखूंगी, ओपन -4 और 6 यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट कर दूंगी। ठीक है, स्क्वायर कर दिया और यहाँ राउंड कर दिया, तो इट शोज मी कि ये 4 इंक्लूड नहीं कर रहा है बट 6 इंक्लूडेड है इसमें। नाउ दिस यहाँ पे 0 इंक्लूडेड है बट 7 इंक्लूडेड नहीं है, तो दिस विल बी यहाँ 0 के साइड क्लोज और 7 के साइड ओपन। ठीक है, क्लियर है ये? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में अब हमें ये इंटरवल्स को लिखना है, मतलब पहले हमें सेट बिल्डर में दिया था, हम लोगों ने इंटरवल लिखा, अब इंटरवल दिया सेट बिल्डर, इसको कैसे लिखेंगे, देखो मान लो ये कैसे 6 से लेके 12 तक सारे हैं और 6 एंड 12 इंक्लूडेड है, तो x सच दैट x कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, और दूसरा जो x है वो 6 और 12 के बीच में है, इंक्लूडिंग 6 एंड 12। तो ये इसका कैसा है, सेट बिल्डर। दूसरा देख लो, x सच दैट x तो रियल नंबर में होना चाहिए और -23 इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, एंड 5 को एक्सक्लूड कर रहा है, यहाँ इक्वालिटी आएगी और यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आएगी। आई होप ये सबको क्लियर है। और नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, देखो जैसे मान लो मैं एक सेट लेती हूँ, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ सेंट जेवियर्स स्कूल।
ठीक है, मैंने क्या किया, सेंट जेवियर स्कूल के सारे बच्चों का सेट ले लिया। मान लो ए मैंने सेट लिया, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, ठीक है, और बी मैंने सेट लिया सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, ठीक है। तो अब देखो, ये जो पूरा एक्स सेट है, दिस इज द बिगर सेट, करेक्ट, ये पूरे स्कूल का सेट ले रही हूं मैं। फिर ये क्लास 11 के स्टूडेंट्स का सेट लिया, क्लास 12 के स्टूडेंट्स का सेट लिया, मतलब ए एक्स का सबसेट है और बी भी एक्स का सबसेट है, करेक्ट। सो जो सबसे बिगर सेट होता है ना, ये जैसे एक्स है इस केस में, उस बिगर सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है, क्लियर है। ये जो भी आप कैटेगरी देख रहे हो, जैसे यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स की कैटेगरी देखी ऑफ क्लास 11, क्लास 12, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, आप जो भी देख लो, उन सबका जो बिगर सेट है, लार्जर सेट है, उस सेट को क्या नाम दिया गया है, यूनिवर्सल सेट नाम दिया गया, ठीक है। जैसे अब एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मैं सेट एक्स लेती हूँ, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है, और ए सेट लेती हूँ मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का सेट, और बी लेती हूँ मैं आइसोसेलेस का, ठीक है, और सी मैं लेती हूँ स्केलिन का, ठीक है। तो ये ए बी एक्स का सबसेट है, बी भी एक्स का सबसेट है, और सी भी कैसा है, एक्स का सबसेट है। तो ये सबसे लार्जर सेट है ना, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो हम इस सेट को क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, ठीक है। क्लियर हुआ यूनिवर्सल सेट का कंसेप्ट, जो भी हमारा लार्जर सेट रहेगा हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। जैसे अभी देखो एक एग्जांपल मैं मैथमेटिकल देती हूँ, जैसे अगर मैंने x को ले लिया, सारे के सारे सेट नंबर फ्रॉम, मतलब सारे के सारे नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, ठीक है, और मान लो ए मैंने ले लिया ए 2 4 6 से लेके 100, और बी मैंने ले लिया 1 3 5 से लेके 99। तो देखो ए एक्स का सबसेट है, बी एक्स का सबसेट है, ठीक है। तो इन का लार्जर सेट कौन सा है, एक्स इज द लार्जर सेट, ठीक है। तो इन दिस केस ये एक्स इज यूनिवर्सल सेट, ठीक है। क्लियर हुआ यूनिवर्सल सेट का कंसेप्ट। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम क्या होता है, देखो जैसे अगर किसी भी सेट को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है या उसको पिक्टोरियली समझना है, तो क्या काम आता है, वेन डायग्राम्स काम आते हैं, ठीक है। सी मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम। तो आप सेट्स को डायग्राम्स के फॉर्म में जब लिखते हो, जब रिप्रेजेंट करते हो, उन डायग्राम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये कन्वेंशन है कि जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है ना, द बिगर सेट, द लार्जर सेट ऑफ ऑल, उसको यूजुअली वी डिनोट बाय रेक्टेंगल, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट है, इसको हम लोगों ने कैसे रिप्रेजेंट किया है, देखो ये रेक्टेंगल बनाया हुआ है ना हम लोगों ने, तो दिस इज यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, रेक्टेंगल। और जो उसके छोटे छोटे सबसेट्स होते हैं उनको हम लोग कैसे लिखते हैं, सर्कल्स में लिखते हैं, उनके अंदर सर्कल्स बनाते हैं, ठीक है। तो एज यू कैन सी इन दिस एग्जांपल, यू क्या दिया हुआ है, 1 2 3 से लेके 10 तक। तो एज यू कैन सी यू सारे के सारे 1 2 3 4 ये सारे जो डॉट्स मार्क किए हैं वो एज अ सेट उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ए क्या है मेरा, 2 4 6 8 10। तो ये 2 4 6 8 10 हम लोगों ने क्या किया है, एक सर्कल में रख दिया है। तो ये जो ए है वो यू का क्या है, सबसेट, सॉरी एक्स लिख दिया मैंने,
ए क्या है मेरा, यू का सबसेट है। तो U is your universal set and A is subset of this। U को यूनिवर्सल सेट को कन्वेंशनली भी रिप्रेजेंट बाय रेक्टेंगल एंड उसके सबसेट्स को भी रिप्रेजेंट बाय सर्कल्स। ठीक है, वेन डायग्राम होता क्या है, आप अगर सेट्स को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हो, उनको पिक्टोरियली देखना चाहते हो, तो यू कैन डू दैट एंड दोज डायग्राम्स आर नोन एज वेन डायग्राम्स। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लो। मान लो मैं x बोलती हूँ 1 2 से लेके मान लो 10 तक। ठीक है, a मैंने बोल दिया 1 2 3 और b मान लो मैंने बोल दिया 7 8 9। तो हाउ विल आई रिप्रेजेंट दिस डायग्रामेटिकली? देखो, मैंने यूनिवर्सल सेट को मैं बना दूंगी, मान लो दिस इज 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देन 7 8 9, देन यहाँ पे 10। तो अब a मेरा क्या होगा, देखो a को मैं रिप्रेजेंट करूंगी सर्कल से, तो ये हुआ मेरा u, सॉरी x नाम दिया है ना मैंने x, ये मेरा क्या हो गया, a सेट हो गया, और ये 7 8 9 मेरा क्या हो गया, b सेट हो। This is how you represent sets as Venn diagram. Is that clear to everyone? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब देखो बच्चों, जैसे रियल नंबर्स होते हैं, तो रियल नंबर्स में जैसे ऑपरेशंस हो गए, प्लस माइनस करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये चार ऑपरेशंस हम लोगों ने सीखे हैं रियल नंबर्स पे। ठीक है, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है। अगर हमारे पास, अब हम लोगों ने सेट्स देख लिया, सेट्स समझ लिया क्या है, तो अगर मान लो हमारे पास 2-3 ऐसे सेट्स हैं, तो अब हमें ये सोचना है कि हम उनके साथ क्या कर सकते हैं, कौन से ऑपरेशंस लगा सकते हैं, और वो ऑपरेशंस जो है वो किस तरीके से अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट ऑपरेशन इज यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, अब यूनियन का मतलब क्या, मिला देना, दो लोगों का यूनियन जैसे बोलते हैं। ठीक है, सो यूनियन मतलब क्या, दोनों सेट्स को हम लोग क्या कर देंगे, मिला देंगे, यूनाइट कर देंगे। ठीक है, सो द नेम इटसेल्फ सजेस्ट। तो अब देखो, लेट A and B आर एनी टू सेट्स, the union of A and B is the set which consists of all the elements of A and all the elements of B। अब यूनियन में क्या करते हैं हम लोग, A के सारे एलिमेंट्स ले लेंगे, B के सारे एलिमेंट्स ले लेंगे और उन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, एंड द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। ये तो सेट का प्रॉपर्टी है, हम लोग कॉमन एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। तो मान लो A में भी अगर कोई एलिमेंट आ रहा है, B में भी वही सेम एलिमेंट आ रहा है, तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, उसको हम लोग एक बार लिख देंगे। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनियन। अच्छा, अब देखो, द सिंबल दिस U is used to denote union। मतलब अगर मेरे पास सेट है A एंड मेरे पास सेट है B, तो हम लोग यूनियन कैसे डिनोट करते हैं, A यूनियन B से डिनोट करते हैं। सिंबॉलिकली वी राइट A यूनियन B एंड इट इज रेड एज A यूनियन B। अच्छा, अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। देखो, जैसे मेरे पास सेट है 2 4 6 8 और एक मेरे पास दूसरा सेट है 6 8 10 12, तो A और B का यूनियन क्या होगा, इनको यूनाइट कर देंगे तो कौन सा सेट आएगा, 2 4 6 8। देखो, दोनों में कॉमन है यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को एक ही बार लिखा एंड देन इसके दो एलिमेंट्स 10 एंड 12। तो यूनियन में इसके भी एलिमेंट्स आएंगे, B के भी एलिमेंट्स आएंगे, जो कॉमन एलिमेंट्स है वो उसको हम लोग एक बार ही लिखेंगे। अगर इसको वेन डायग्राम से हम लोग समझने की कोशिश करें, तो एज यू कैन सी, मेरे पास एक सेट है A, दिस सेट। ठीक है, देन आई हैव दिस सेट B, ये A का ही पार्ट है, देन आई हैव दिस सेट B। तो A यूनियन B मतलब ये पूरे रीजन को, A को और ये पूरे B को इन्होंने क्या किया है, शेड किया है, मतलब दोनों को मिला दिया है। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट A यूनियन B। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब यूनियन की ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें समझनी है। देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी है A यूनियन B इक्वल्स टू
बी यूनियन ए। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, दिस इज योर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो इसी को देख लो ना, ये जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था 1 2 4 6 8 और 6 8 10 12, तो अगर आप ए यूनियन बी करोगे तो भी यही सेट आएगा, और अगर आपने बी यूनियन ए कर दिया, बी यूनियन ए मतलब क्या हो जाएगा? 6 8 10 12, और यहाँ से शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4, और 6 8 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि ये रिपीटेड है। तो क्या ए यूनियन बी और बी यूनियन ए सेम है? यस, एब्सोल्युटली सेम है, बस ऑर्डर इनका एलिमेंट्स का अलग है, बट दैट डजंट मैटर इन सेट्स। ठीक है, तो ए यूनियन बी इज सेम एज बी यूनियन ए, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अब दूसरा, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब देखो इसी एग्जाम्पल को लेके चलेंगे, हम लोग कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे चीजों को। तो मान लो ए सेट है, बी सेट है, और मान लो मैंने एक तीसरा सेट ले लिया, लेट से लेट मी कंसिडर दिस एज 2,14। ठीक है, आप रैंडमली कोई भी सेट ले सकते हो, मैंने भी यहाँ पे रैंडमली ही सिलेक्ट किया। तो ए यूनियन बी है ये ऑलरेडी, तो ए यूनियन बी के साथ अगर हम लोग यूनियन सी करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 4 6 8, उसके बाद 10 12 और आएगा 14। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 रिपीटेड मतलब 2 फिर से आ रहा है तो फिर से नहीं लेंगे उसको। एंड बी यूनियन सॉरी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था? ए यूनियन बी यूनियन सी था ना। तो लेट्स चेक, तो पहले हमें क्या करना है? पहले हमें बी यूनियन सी फाइंड करना है और फिर उसके साथ ए का यूनियन लेना। तो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी इरेज दिस। यस, सो फर्स्ट आई विल फाइंड बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी क्या है तुम्हारा? 2 4, just a second, it is not 2 4, B और C का हमें यूनियन करना है, so this is 2, then we have 6 8 10 12 14। ठीक है, this is 2, तो ये तुम्हारा B यूनियन C है। अब इसका A के साथ यूनियन ले लो। ठीक है, ये वाला जो सेट है इसका A के साथ यूनियन ले लो। तो 2 तो नहीं लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे, रिपीटेड है। देन 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, देन उसके बाद 10 12 14 आएगा। ठीक है, तो देखो अब ये A यूनियन B यूनियन C एंड और A यूनियन B यूनियन C, क्या ये दोनों सेट्स इक्वल है? दोनों में 2 4 6 8 10 12 आ रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? सो दिस इज योर प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी है जो कि बहुत सिंपल है, which says A union empty set is A, like common sense, no? कि मेरे पास कोई भी सेट है A, let me consider it as 1 2, और empty सेट है, empty सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो A में मैं कुछ भी ऐड करूंगी, ऑपरेशन यूनियन का लगाऊंगी, तो वो मुझे अल्टीमेटली A ही देने वाला है। तो दिस इज A यूनियन empty set equals to A। फोर्थ प्रॉपर्टी भी A का यूनियन A के साथ करेंगे तो वो A ही मिलने वाला है। A ये ले लिया, दूसरा भी A मैंने यही ले लिया, सेम सेट है, तो इनका यूनियन करोगे तो आप एलिमेंट्स रिपीट तो नहीं करोगे ना, उसको सिर्फ आप क्या लिखोगे? A यूनियन A इक्वल्स टू 1 2, which is nothing but your A। And the last property which we have is this U stands for universal set। I hope you can differentiate between this U and this union का sign। तो U union A is equal to U। ठीक है, मतलब एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, लेट मी कंसिडर इट एज 1 2 से लेके 10 तक, और मान लो A उसका सबसेट है, ऑफ कोर्स, लेट मी कंसिडर 2 4 5। ठीक है, तो आप U का A के साथ यूनियन ले लो, मतलब सारे एलिमेंट्स को मिला दो, तो आपको क्या मिलने वाला है? आपको पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट ही मिलने वाला है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सो आवर नेक्स्ट ऑपरेशन इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब हम लोगों ने एक यूनियन सीख लिया,
सेकेंड ऑपरेशन हमारा क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है। तो क्या होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, देखते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स A and B is the set of all elements which are common to both A and B। ये चीज को ध्यान रखना है। ऐसे एलिमेंट्स जो कि A और B दोनों में कैसे हैं, कॉमन है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर इन इंटरसेक्शन ऑफ A and B। एंड द सिंबल दिस, मतलब ये कैसा उल्टा U is used to denote the intersection। अब देखो एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। A equals to, let me consider 1 2 3 और B ले लेती हूँ मैं 3 4 5। तो A और B में कौन सा कॉमन एलिमेंट है, 3 है ना कॉमन, मतलब A इंटरसेक्शन B क्या होगा तुम्हारा, ओनली 3 आएगा। ठीक है, आई होप इंटरसेक्शन इज क्लियर। अच्छा, अब इसका नोटेशन भी उल्टा यू है। सी हाउ वी राइट दिस, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B is the set of all those elements which belong to both A and B, and symbolically we write A intersection B is X such that X A में भी होना चाहिए एंड X B में भी होना चाहिए। यहाँ पे जो एंड लिखा है ना, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, X A में भी होना चाहिए एंड X B में भी होना चाहिए। एक में होगा तो हम उसको इंटरसेक्शन में नहीं ले सकते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल, ए हमारे पास सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक है, एंड बी में है 2 3 5 7 11 13 15। तो कॉमन एलिमेंट्स देख स्पॉट कर सकते हो आप, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 3 भी यहाँ दोनों जगह पे है, 5 भी दोनों जगह पे है, 7 इज ऑल्सो एट बोथ द प्लेसेस। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 2 3 5 7। एंड इफ यू लुक दिस इंटरसेक्शन इन वेन डायग्राम, तो ए हमारा देखो ये सेट है, बी हमारा ये सेट है, ए इंटरसेक्शन बी क्या आता है, ये जो हमारा कॉमन पार्ट है ना, ये हमारा इंटरसेक्शन का पार्ट है। ठीक है, यूनियन में क्या था, यूनियन में पूरा ये रीजन भी शेडेड था, ये रीजन भी शेडेड था, क्योंकि हम उसमें पूरा ही ले रहे थे। यहाँ पे पूरा नहीं ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे सिर्फ कॉमन पार्ट ले रहे हैं, तो ये आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे हम लोग। सेम चीज यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी होता है हमारा बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल। इस प्रॉपर्टी का नाम फिर से वही कम्यूटेटिव है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हम लोग प्रीवियस एग्जाम्पल से ही देखेंगे। जैसे देखो, अभी यहाँ पे आपने ए इंटरसेक्शन बी निकाला तो 2 3 5 7 आया। अगर मैं बी इंटरसेक्शन ए निकालती तो क्या होता, सेम 2 3 5 7 ही आता ना, इट वॉज नॉट गोइंग टू चेंज, इसीलिए बोथ द थिंग्स आर इक्वल। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी इज सेम एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सेम एज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो चलो चेक करते हैं अब इस प्रॉपर्टी को। देखो, अब मान लो मैंने अपनी मर्जी से एक सी एलिमेंट सी सेट ले लिया, लेट मी कंसिडर दिस एज 7 11। ठीक है, अपनी मर्जी से ले रही हूं मैं 7 11। तो अब ए इंटरसेक्शन बी तो निकाला था ना, तो ए इंटरसेक्शन बी का सी के साथ इंटरसेक्शन देखो क्या आएगा। ए इंटरसेक्शन बी और सी में क्या कॉमन है, सिर्फ 7 कॉमन है। ठीक है, तो दिस इज 7। अच्छा, अब पहले राइट साइड भी चेक करते हैं। राइट साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम लोग निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी में कौन से एलिमेंट्स है, इस एलिमेंट इसमें और इसमें, तो कॉमन है सिर्फ 7 एंड 11। ठीक है, तो अब इसका आप इंटरसेक्शन देखो ए के साथ क्या आएगा, ए के साथ कौन सा एलिमेंट कॉमन है इसमें, ओनली 7। ठीक है, आप देखो ए के सारे एलिमेंट्स और इसके सारे एलिमेंट्स, ओनली 7 इज कॉमन। सो दिस सेट इज इक्वल टू दिस सेट। ठीक है, सो एसोसिएटिविटी होल्ड होती है यहाँ पे। थर्ड प्रॉपर्टी इज, आप कोई एम्प्टी सेट है, उसका इंटरसेक्शन ए के साथ देखोगे तो वो आपको एम्प्टी सेट ही मिलने वाला है। ठीक है, अब खाली सेट है, कुछ भी नहीं है उसमें,
मैं उसका किसी के साथ भी कॉमन एलिमेंट्स देख लूँ ना तो कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं आएंगे, इसीलिए एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन ए इज नथिंग बट एम्प्टी सेट। ठीक है, जैसे ए ले लो 1 2 और एक एम्प्टी सेट है, अब ए और एम्प्टी में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, सो इसीलिए इनका इंटरसेक्शन आता है एम्प्टी। सेम चीज यहाँ पे यूनियन मतलब यू मतलब यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। अब यूनिवर्सल सेट जैसे मैं ले लूं 1 2 से लेके 10 तक और ए मैंने सेट ले लिया, लेट मी कंसिडर 1 2 5 4। ठीक है तो ये जो ए है इसी का ही सबसेट है। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन यू लेती हूँ या यू इंटरसेक्शन ए, जो भी बोलो, सिंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स, सो इसका इंटरसेक्शन इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें और इसमें 1 2 5 4 और 4 5 यही कॉमन है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, ए का ए के साथ इंटरसेक्शन लोगे, ऑफकोर्स ए में और दूसरा कोई ए ले लो सेम, उन दोनों में कौन से एलिमेंट्स कॉमन होंगे, ए पूरा का पूरा ही कॉमन होगा, इसीलिए वी हैव दिस ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, नाउ द फिफ्थ प्रॉपर्टी विच इज सेटिस्फाइड बाय इंटरसेक्शन, इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जैसे बच्चों तुम्हें याद है, अगर मान लो मेरे पास 3 रियल नंबर्स हैं ए बी सी, तो अगर मुझे यहाँ पे a इंटू बी प्लस सी करना हो तो मैं क्या करती हूँ इस केस में, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, हम लोग ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, सेम चीज देखो यहाँ पे है, a इंटरसेक्शन b यूनियन c जो है वो क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b पहले फिर यूनियन बीच में एंड देन वी हैव a इंटरसेक्शन c। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ए हमारा 1 से लेके 10 तक है, लेट मी अरेज दीज थिंग्स। ए हमारा क्या है 1 से लेके 10 तक, बी इज योर फ्रॉम 2 3 5 7 11 13 15 और सी ए ले लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में हमारा क्या है ए, लेट्स लुक एट दिस, A इंटरसेक्शन B यूनियन C नो, तो A इंटरसेक्शन B यूनियन C, तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे B यूनियन C। B यूनियन C में क्या होगा, देखो B ही होगा, 2 3 5 7 11 13 15। ठीक है, C 7 11 इसी में ही है तो फिर से नहीं लिखेंगे। अब उसका A के साथ इंटरसेक्शन, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, ए के साथ इंटरसेक्शन देखो क्या है, 2 3 5 7, उसके बाद कुछ है क्या, नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये LHS निकाला मैंने। अब RHS में देखो क्या है, RHS में वही है फर्स्ट ए इंटरसेक्शन बी देन ए इंटरसेक्शन सी और उनका मुझे निकालना है यूनियन। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी देखो, ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 3 5 7। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी, क्या कॉमन एलिमेंट्स हैं, आई गेस ओनली 7 दिख रहा है मुझे। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, अब इन दोनों सेट्स का यूनियन कर लो तो ये आएगा 2 3 5 7। देखो ये वाला RHS जो मैंने बोला एंड दिस इज योर LHS, क्या ये दोनों सेट सेम है? यस ऑफ कोर्स सेम है। अब देखो ये तो मैंने कोई भी रैंडमली सेट्स उठाए थे, प्रिपेयर्ड तो नहीं थे हम लोग इसके लिए, बट देन टू LHS इक्वल टू RHS आया, सो आवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। इज दैट ओके? क्लियर है ये सबको? हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब समझते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। देखो, द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट नॉट बी। यहाँ पे ये जो बोला है ना इन दिस ऑर्डर, ये मैं बताती हूँ आपको क्या होता है, बट लेट्स अंडरस्टैंड कि ए माइनस बी क्या है।
So the difference of sets A and B in this order is set of all elements which belong to A but not B. मतलब A में है पर B में नहीं है, और उसको लिखते कैसे है, A माइनस बी एंड रीड एज A माइनस बी. एग्जाम्पल देखो, हमारे पास सेट है 1 2 3 4 5 6 और B सेट है 2 4 6 8. अब देखो यहाँ इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, एक 4 है और एक 6 है, करेक्ट. तो हमें ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जो कि A में है बट B में नहीं होने चाहिए, ठीक है. सो B वाले जो सारे एलिमेंट्स है ना वो हमें निकाल देने हैं. तो देखो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे A माइनस बी मतलब ये हो गया 1 2 3 और आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी 2 भी कॉमन है ना, हाँ 2 भी कॉमन है, जस्ट अ सेकेंड. सो कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं इनमें, 2 4 एंड 6, 2 4 6. तो जो B में एलिमेंट्स आ रहे हैं ना वो हमें निकाल देने हैं, मतलब ऐसे चाहिए जो A में है पर B में नहीं है. सो देखो यहाँ पे आ जाएगा A माइनस बी विल बी 1 3 एंड 5. इज दैट ओके. मतलब A और B के जो कॉमन एलिमेंट्स थे ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट हम लोगों ने क्या कर दिया, सीधा सीधा निकाल दिया. तो अगर आप वेन डायग्राम से देखोगे तो A माइनस बी कौन सा पार्ट होगा, ये वाला पार्ट है सिर्फ, ठीक है. मतलब ऐसे सारे एलिमेंट्स जो A में है और जो B के कॉमन एलिमेंट्स है उनको हम लोगों ने निकाल दिया. सो दिस इज योर डिफरेंस ऑफ सेट्स. अच्छा, अब ये जो बोला था ना इन दिस ऑर्डर, भी इन दिस ऑर्डर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि A माइनस बी इज नॉट सेम एज B माइनस A, ठीक है. अब देखो B माइनस A अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो B में से A के जो कॉमन एलिमेंट्स है A के साथ वो सारे निकाल देने हैं, मतलब 2 4 6 निकाल देने हैं. तो हमें B माइनस A क्या बचा, सिर्फ सिंगलटन 8 बचा है, ठीक है. और B माइनस A अगर हम लोग डायग्रामेटिकली देखेंगे तो ये वाला पार्ट आता है, मतलब B में से A का जितना पोर्शन है वो आप निकाल दोगे, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू डिफाइन डिफरेंस ऑफ सेट्स. इसको लिखते ऐसे हैं A माइनस बी, ये इम्पोर्टेंट चीज है, A माइनस बी इज नॉट सेम एज B माइनस A. एंड डायग्रामेटिकली अगर हमारे पास दो सेट्स हैं तो हमारा A माइनस बी ये होता है और B माइनस A ये होता है, ठीक है. क्लियर है ये सबको. अब अगर ये तीन ऑपरेशंस क्लियर है तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग इनके बेसिस पे. तो A हमारे पास सेट क्या है, 3 5 7 9 11 एंड B इज 7 9 11 13. तो फर्स्ट चीज हमें जो फाइंड करनी है वो यूनियन फाइंड करना है. सो यूनियन विल बी 3 5 7 9 11 एंड 13. देखो जो रिपीटेड एलिमेंट्स थे 7 9 11 वो मैंने एक बार ही लिखा, बाकी एक एलिमेंट्स इसके और जो एलिमेंट्स थे 3 5 और इसका 13. तो ये तुम्हारा हुआ यूनियन. अब इंटरसेक्शन में क्या होगा, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, कॉमन कौन से हैं, कैन यू सी दीज थ्री आर कॉमन बिटवीन A एंड B. सो दिस इज 7 9 11. सो A इंटरसेक्शन B में ये एलिमेंट्स कॉमन आ गए. नाउ थर्ड इज A माइनस बी. अब A माइनस बी में हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको A में से निकाल देते हैं, ठीक है. तो बाकी जो बच गया वो हमारा A माइनस बी में आता है. तो कॉमन एलिमेंट्स दोनों में है 7 9 11, उसको निकाल दिया तो बाकी क्या बचा, 3 एंड 5 बचा. सो दिस इज योर A माइनस बी. एंड फोर्थ क्या है, B माइनस A. अब सेम प्रोसीजर B माइनस A में भी B में जो A के कॉमन एलिमेंट्स है वो निकाल देंगे और जो बाकी बच जाएगा वो हमारा एलिमेंट, वो हमारा B माइनस A सेट बच जाएगा. तो देखो इनमें कॉमन एलिमेंट्स ये है, मैंने ये तीनों निकाल दिए तो बाकी क्या बचेगा, 13 बचेगा, ठीक है. समझ में आया ये, ओके. द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सेट का ये समझना है हमें. देखो लेट U बी ए यूनिवर्सल सेट और A इसका सबसेट है,
जैसे वेन डायग्राम में आप देख सकते हो, U यूनिवर्सल सेट है जिसको हम लोगों ने स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया है, और जो A इसका सबसेट है इसको हम लोगों ने सर्कल से रिप्रेजेंट किया है. Then complement of A is the set of all elements of U which are not elements of A. अब complement of A क्या होता है? ऐसे सारे elements जो यूनिवर्सल सेट में तो है बट हमारे A में नहीं है, मतलब A को स्किप करके बाकी जो पूरा बच गया सेट वो हमारा क्या होता है? A कॉम्प्लीमेंट होता है. ठीक है. जैसे अगर हम लोग सेट ऑफ स्टूडेंट्स देख रहे हैं ऑफ क्लास 11, ठीक है, तो क्लास 11 में दो कैटेगरीज है ना, बॉयज एंड गर्ल्स. तो अगर मैं बॉयज का सेट बना रही हूँ, ठीक है, तो गर्ल्स जो है उनका क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया. ठीक है, मतलब जो बॉयज में नहीं आती है वो नेचुरली गर्ल्स की कैटेगरी में आती है, तो गर्ल्स उनका क्या बन गया? कॉम्प्लीमेंट्री सेट बन गया. और अगर मैं गर्ल्स का सेट ले रही हूँ तो बॉयज क्या बन गया? कॉम्प्लीमेंट्री सेट बन गया. ठीक है, मतलब जो ए में नहीं है वो ए कॉम्प्लीमेंट में है. ठीक है. सो सिंबॉलिकली हम लोग कैसे लिखते हैं इसको? ए डैश, मतलब ए के ऊपर ऐसा डैश लगाते हैं, या ऐसा भी लिखा जाता है कोई कोई टेक्स्ट बुक में ए बार करके. इट इज यूज्ड टू डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू यू. ठीक है, यू के रिस्पेक्ट में यूनिवर्सल सेट मेंशन होना चाहिए. और इसको अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे सारे एक्स सच दैट एक्स यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए बट एक्स हमारा ए में नहीं होना चाहिए. देखो यहाँ पे ही देखो, ए हमारा ये सेट है पूरा और ये यूनिवर्सल सेट है, तो ये जो पूरा पोर्शन है ए को स्किप करके ये हमारा पूरा कौन सा पोर्शन है? ए कॉम्प्लीमेंट का. अब एग्जाम्पल देख लो इसका एक. अगर मेरे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 से लेके 10 तक, सारे नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, और ए मेरा सेट है 1 3 5 7 9, तो अब ए में जो जो नहीं है पर यूनिवर्सल सेट में है तो कौन से है? 2 4 6 8 10, ये तुम्हारा क्या बन गया? ए कॉम्प्लीमेंट बन गया. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट देखेंगे हम लोग. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट की, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट होता है. डायग्राम से ही देख लो. ए, ये इसको मैं शेड करती हूँ, मान लो लाइक दिस. ए और ए कॉम्प्लीमेंट, ये पूरा बाहर का पार्ट ले लिया मैंने. ठीक है, ये ए ले लिया और ये पूरा बाहर का पार्ट ले लिया. ये दोनों मिला के हमें क्या मिलता है? ये दोनों मिला के हमारे पास यूनिवर्सल सेट आता है, पूरा का पूरा यू मिलता है. और यहाँ से भी देख लो, ये ए है, ये कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों का मैंने यूनियन ले लिया तो हमें पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट मिलेगा ना. सो दिस इज बेसिकली योर फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल्स टू एम्प्टी. तो अब देखो, अब ए मैंने सेट ले लिया है 1 3 5 7 9. अब ए इंटरसेक्शन नहीं, ए डैश इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू एम्प्टी. तो ए हमारे पास सेट है 1 3 5 7 9 और ए डैश ऑफकोर्स वो सारे एलिमेंट्स है जो ए में नहीं है. तो मैं अगर ए और ए डैश में कोई भी कॉमन एलिमेंट ढूंढना चाहूँ तो क्या मुझे मिलेगा कॉमन एलिमेंट? नहीं मिलेगा. तो इसीलिए दिस इज योर एम्प्टी सेट, क्योंकि हम लोग बाय डेफिनेशन ए कॉम्प्लीमेंट ऐसा सेट है जो एलिमेंट्स ए में नहीं आते हैं उनको हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट में रखते हैं, तो उनके कॉमन एलिमेंट्स आने का तो कोई सवाल ही नहीं है ना. तो इसीलिए द इंटरसेक्शन इज एम्प्टी. नाउ दीज टू थिंग्स, थर्ड प्रॉपर्टी में दो मैंने लिखा हुआ है. ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. अब इन दोनों प्रॉपर्टीज का नाम है डी मॉर्गन्स लॉ. These properties are known as De Morgan's law and these things are
इम्पोर्टेंट इन सेट थ्योरी। ठीक है, अब ये कैसे आया ये मैं आपको बता दूंगी, ये आप कर लेना एज होमवर्क। ठीक है, सो देखो अब LHS देख लो। LHS का वेन डायग्राम से समझाऊंगी मैं इसको। A यूनियन B है ना, तो ये A ये B। ठीक है, A यूनियन B मतलब ये वाला पार्ट आ गया, ये पूरा पता है आपको, और उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ये बाहर का पार्ट आएगा। ठीक है, मैं वही शेड कर रही हूँ जो LHS में है मेरे पास। तो यूनियन को छोड़ के बाकी ये जो पूरा रीजन आ गया ये मेरा क्या है, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब RHS देखेंगे। RHS में हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट क्या है, देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये मान लो A है, ये B है। अब A कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, लेट मी शेड इट। ये A है, ये B है ना, तो A को स्किप करके बाकी सब, तो यू कैन सी ये सब आएगा मेरा A कॉम्प्लीमेंट में, B भी हमारा A कॉम्प्लीमेंट में आ जाता है। ठीक है, तो ये मेरा A कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब सेम चीज B कॉम्प्लीमेंट में ड्रॉ करूंगी। ये A दिस B। B कॉम्प्लीमेंट कैसा दिखेगा, B को स्किप करके बाकी सब, करेक्ट। अब ये मेरा हो गया A कॉम्प्लीमेंट, ये मेरा हो गया B कॉम्प्लीमेंट। अब A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, देख लो कॉमन पार्ट क्या है इसमें और इसमें। कॉमन पार्ट क्या है, जो आउटसाइड पोर्शन है हमारा ये वाला, यही कॉमन है ना। जो ये वाला पोर्शन है, ये A वाला, ये तो इसमें है पर इसमें नहीं है। ये B वाला पोर्शन यहाँ पे है पर यहाँ नहीं है। दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है, देखो ये जो बाहर का पोर्शन है ना, ये वाला यहाँ पे, ये पूरा यहाँ पे कॉमन है। तो ये तुम्हारा हो गया A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। एज यू कैन सी ये तुम्हारा था LHS, ये है RHS, बोथ द सेट्स आर इक्वल। इसको आप कोई भी सेट्स का एग्जांपल लेके भी प्रूव कर सकते हो, नो डाउट। मैंने इस तरीके से सिखाया आपको, एंड यू कैन डू दिस बाय योरसेल्फ, ईदर बाय दिस मेथड, और आप कोई सेट्स ले लो, LHS निकालो, RHS निकालो, आपको दोनों सेट्स सेम ही मिलेंगे। सो दीज टू प्रॉपर्टीज आर नोन एज डी मॉर्गन्स लॉज। ठीक है, and the last property we have is A complement का complement is nothing but A। ठीक है, अब देखो मान लो यूनिवर्सल सेट है 1 2 से लेके 10, और A कॉम्प्लीमेंट ले लिया मैंने 2 4 6 8, सॉरी A ले लिया मैंने, A ले लूंगी इसको 2 4 6 8, तो मेरा A कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट होगा मेरा 1 3 5 7 9 10, करेक्ट। तो इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लो, A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लो, मतलब ऐसे सारे एलिमेंट्स जो A कॉम्प्लीमेंट में है, सॉरी A कॉम्प्लीमेंट में नहीं है बट यूनियन में है, तो कौन से एलिमेंट्स है, देखो 2 4 6 8 ही है ना, और ये दिस इज नथिंग बट योर A। दिस इज हाउ वी प्रूव और वेरीफाई, प्रूव तो नहीं किया हम लोगों ने, वेरीफाई किया जिस प्रॉपर्टी की कोई सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट लिया, उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट लिया, तो अगेन आपको वही सेट A मिल जाता है। ठीक है, क्लियर है ये सबको। नेक्स्ट चलो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट के बेसिस पे। सो अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट है ABCDEFGH, हमें बोला है फाइंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। तो अब A है, A का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, जो A में नहीं है एलिमेंट्स वही आएंगे ना, DEFGH, तो ये मैंने निकाल दिया A का कॉम्प्लीमेंट। अब B कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, DEFG निकाल देना है आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा ABCDEFG निकाल दिया, और यहाँ पे H, तो ये तुम्हारा
बी का कॉम्प्लीमेंट है। ऐसे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में है पर उस पर्टिकुलर सेट में नहीं है। अब सी हमारे पास सेट है ACEG, तो कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ए तो नहीं आएगा, बी, सी भी नहीं आएगा, डी आएगा, ई नहीं आएगा, उसके बाद एफ आएगा, जी भी नहीं आएगा एंड लास्ट में एच आएगा। ठीक है, तो दिस इज योर सी कॉम्प्लीमेंट एंड सिमिलरली डी कॉम्प्लीमेंट इज ए बी, नहीं ए तो नहीं आएगा ना, ए लास्ट में लिखा है, तो कौन से सेट्स आएंगे, कौन से एलिमेंट्स आएंगे इसमें? ए नहीं आ सकता, बी आएगा, सी आएगा, डी भी आएगा, उसके बाद ई भी आएगा, देन वी हैव एफ जी एच, तो ये तुम्हारा डी कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और पूरा सेट्स वन शॉट में रिवाइज हो गया होगा। If there is any doubt, please let me know in the comment section. Take a moment and hit that subscribe button and do follow me on Instagram. Link is in the description.